हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है जीके जीएस की, जिसके अंदर आज हमने स्टार्ट की है हिस्ट्री यानी इतिहास को। पहले हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं पॉलिटी के अंदर। ये जो बुक है आप सभी को पता है, ये एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है, जिससे हम सारे सब्जेक्ट को एक एक करके कवर करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटी की दो क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप सबने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उसकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी लगातार। साथ ही आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो आज हिस्ट्री की पहली क्लास होगी, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का यही है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। जो भी चीज़ें इस बुक में वन लाइनर के फॉर्म में दी गई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत जो हैं वो कई सारे हैं प्राचीन भारत के। आप सभी ने अगर लूसेंट की बुक पढ़ा है तो वहाँ पर भी मुख्यतः 4 स्रोत दिए गए हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये मुख्यतः 4 स्रोत दिए गए हैं हमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इतिहास क्या कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या समाज अथवा देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, इन तथ्यों आदि का विवरण जो है, इनका कालक्रमिक विवरण यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, यही इतिहास कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्राचीन भारत का इतिहास है तो सिर्फ किसी देश विशेष या फिर भारत के ही बारे में इतिहास हो सकता है। इतिहास किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का, समाज विशेष का या किसी देश विशेष का भी हो सकता है। तो ये इतिहास है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कालक्रमिक विवरण दिया गया है उसके बारे में, उसके जीवन की घटनाएं अगर हमारे पास हैं, तथ्य हैं, तो क्या हो जाएगा, वो उस व्यक्ति का इतिहास हो जाएगा। उसी से संबंधित, जैसे मान लीजिए भारत के इतिहास है तो भारत के बारे में हमें सारी चीज़ें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हैं, सारी चीज़ें पता हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। साथ ही हमें सारी घटनाएं पता हैं, कब से लेकर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या है, इतिहास कहलाता है। कालक्रमिक, किसी देश के से संबंधित कालक्रमिक जो विवरण है वही इतिहास कहलाता है। अब ये देश विशेष, व्यक्ति, समाज सभी से संबंधित इतिहास हो सकता है। यहाँ पर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारतीय इतिहास। अब देखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। अब इसे याद करना बहुत ही आसान है। एच से हिस्ट्री होता है और एच से ही हेरोडोटस होता है। तो हिस्ट्री हेरोडोटस, इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। ये हमारा आंसर होगा। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? जो प्रथम वास्तविक पुस्तक है वो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के यानी कि पंचमाग्ध कॉइन्स कहलाते हैं। ये उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के हैं, आहत सिक्के। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, मुद्रा शास्त्र यानी कि नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न जो भी दिए गए हैं, ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। हमने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, आप सबने भी दिए होंगे, तो आपको याद होगा कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं और हमें सिर्फ कन्फ्यूज़न हो जाती है जो कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं उसको देख करके। अब देखिए, प्रश्न अगला है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्री इंडिया किसकी कृति है? ये एक बुक है, प्री हिस्ट्री इंडिया। ये बुक है स्टुअर्ट पिगट की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? कई सारे चीनी यात्री आए। आपको पता ही है कि भारतीय इतिहास के स्रोत में विदेशियों का विवरण काफ़ी महत्व है। तो यहाँ पर चीनी यात्री भी आए थे, तो उन्होंने अपने यात्रा वृतांत जो उन्होंने लिखा उसमें भारत के लिए इन तू शब्द का प्रयोग किया। किसमें? तो इन तू शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है, या अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। ये प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। आगे है एक पॉइंट कि लिपियों के विकास के अध्ययन को
पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुरालिपि विद्या कहते हैं। अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख से ये प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, तो यहाँ पर ये सुनियोजित जो इतिहास है सर्वप्रथम ये V.A. स्मिथ जी ने तैयार किया था। अब आइए यहाँ पर इतिहास के बारे में जो कालक्रमिक चीज़ें हैं वो एक नज़र में देख लिया जाए। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। तो ये 3 कालक्रमों में बांटा गया है। अब देखिएगा इसका समय क्या था, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री का समय मानव उत्पत्ति से लेकर के जब से मानव ने जन्म लिया, मानव की उत्पत्ति हुई तब से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके साक्ष्य के रूप में देखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत माना जाता है, क्योंकि इस समय तक कोई भी हमें लिखित रूप से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आदि ऐतिहासिक की बात की जाए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, तो ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसकी जो भी राइटिंग है वो समझ नहीं आ सकी, उसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, तो इसमें भी साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका। अब बात करें अगर ऐतिहासिक काल की हिस्टोरिक पीरियड की, तो ये 600 ईसा पूर्व से आगे तक का समय है और इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले भी हैं और पढ़े भी जा सके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न अगला बन जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है, तो हमने बताया आपको प्रमुख 4 स्रोत थे, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो ये 4 स्रोत मुख्यतः माने जाते हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देखिएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है, तो यहाँ पर आंसर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। आगे देखिएगा पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो वैवस्वत मनु जी थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश और शुंग वंश का उल्लेख है। ये 2 वंश हैं जिनका उल्लेख वायु पुराण में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी देख लिया जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। नेक्स्ट पेज देखिएगा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो यहाँ पर ये संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि तो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, जैसे आप देखते होंगे उर्दू लिखा जाता है उस प्रकार से खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर हमें नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है, इसकी जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है, तो मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति ही है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स में दी गई हैं, देख लीजिएगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सहशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो महाभारत के विषय में कुछ चीज़ें दी गई हैं। आगे देखिएगा पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो शिलालेखों का अध्ययन
पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनका यात्रा वृत्तांत अल रहला, या यहाँ पर तो रहला ही दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें अल रहला नाम से मिलता है। इनकी बुक का नाम इब्न बतूता का इनका यात्रा वृत्तांत है अल रहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। आगे देखेंगे, कुछ यहाँ पर प्रमुख अभिलेख दिए गए हैं और उनके शासकों के नाम दिए गए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कौन शासक संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से था। साथ ही बात करें जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध रुद्रदामन से था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त जी से था। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज। और देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन। साथ ही भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से था। तो यहाँ पर प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए गए हैं। आगे देखिएगा, बौद्ध स्तंभ लेख को किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से हमें सुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? ह्वेनसांग की जो पुस्तक है सी यू की, उसका नाम है, याद रखेंगे, सी यू की। और इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? अभी आपने पढ़ रखा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की है? किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की है। ये अरबी भाषा की पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता, अब यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो आपको याद रखना है मोरक्को का था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और उसके बाद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ये प्रश्न बनेगा, दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो तुगलक ने किया था। किसे किया था? इब्न बतूता को किया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो सुंग वंश का पता चलता है। अब देखिएगा, चीनी लेखकों का वर्णन यहाँ पर किया गया है काफ़ी अच्छे से। कितने लेखक चीनी जो आए थे भारत में, देख लीजिएगा। पहला फाहियान, जिनका समय काल था 399 से 414 ईस्वी तक। भारत दशा का विवरण इन्होंने किया था, इनकी रचना है भारत दशा का विवरण। कुछ यात्री विवरण जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। ये प्रथम चीनी यात्री थे। कौन? फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा इन्होंने की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया है। दूसरे यात्री चीनी थे ह्वेनसांग, जिनका समय पीरियड था 629 से लेकर के 645 ईस्वी। इनकी रचना सी यू की है। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और इन्होंने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसे? ह्वेनसांग को। तीसरे यात्री चीनी थे इतसिंग। इनका समय पीरियड था 673 से लेकर के 675 ईस्वी तक। इनकी रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, यानी कि इन्होंने ये चीनी यात्री थे इतसिंग, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन इन्होंने किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक लाइन दी गई है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ये प्रश्न बनता है कभी कभी कि सती प्रथा का उल्लेख या सती प्रथा का संबंध किस अभिलेख से है? तो एरड़ अभिलेख से है। तो यहाँ पर आज हमने जाना है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसे यहाँ पर हमने देखा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, चीज़ें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।